साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक फिर से आप सभी का अपना इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस बार हम पढ़ेंगे विश्व के पर्वत के बारे में। पर्वत आपने अपने यात्राओं में देखा होगा, आपने यात्रा की होगी पर्वतों का। बहुत सारे धार्मिक स्थल पर्वत पर होते हैं, बहुत सारे पिकनिक स्पॉट होते हैं, छुट्टियां बिताने वाली जगह होती हैं। आपने पर्वतों के आसपास जो पत्थर गिरे होते हैं या पत्थर के चबूतरे होते हैं उन पर बैठ के खाना खाया होगा, उन पर बैठ के सेल्फी वगैरह ली होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन पहाड़ों को आप देखने जाते हैं, जिन पत्थरों पर बैठकर आप नाना प्रकार के गतिविधियां कर रहे होते हैं, या जिन चबूतरों पर बैठ के पर्वतों से निकलने वाले नदियों के जल का श्रवण से नहाते हैं या जल को पीते हैं, वो पर्वत कब बने, वो किस प्रकार के पर्वत हैं, वो पर्वत कितने पुराने हैं कि नए हैं, वो नए हैं तो कितने नए हैं। तो वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने इन दुनिया भर के जितने भी पर्वत हैं उनका एक खांचा में वर्गीकरण किया है। ध्यान रखिए, जितने भी अभी उपलब्ध पर्वत हैं उनका एक खांचा में क्या किया, वर्गीकरण किया है। हालांकि पर्वत जब पढ़ा जाता है तो उसमें कुछ विषय अलग होते हैं। जैसे एक होता है पर्वत निर्माण का सिद्धांत, कि अर्थात पर्वत बनते कैसे हैं। एक होता है कि जो पर्वत बने हैं उनमें किन किन पत्थरों का मतलब उपयोग हुआ या लगा। उपयोग तो तब मतलब जब हम बनाए, लेकिन किन किन पत्थरों से वो बना हुआ है, अर्थात पहाड़ों पर उपस्थित जो पत्थर होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन वो दो छोड़ के आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ पर्वतों के बारे में, कि पर्वत क्या हैं, किन्हें पर्वत कहते हैं, कितने भूभाग पर पर्वत फैले हुए और इनके किन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है और वर्गीकरण का आधार क्या है। और अंत में ये भी समझेंगे कि परीक्षाओं में इससे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए, माना यह जाता है कि भूपृष्ठ के लगभग 26% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां फैली हुई हैं। दूसरा है, एक सुस्पष्ट परिभाषा पर्वत की कुछ नहीं है। माना यह जाता है कि जो भूभाग आसपास के भूभाग से अचानक ऊंचाई पर हो, ऊपर शिखर नुमा हो या ऊपर जो चौड़ाई हो बहुत कम हो और आसपास के इलाकों से लगभग 600 मीटर ऊंचाई लिए हुए हो, उसे पहाड़ी या पर्वत कहा जाता है। हालांकि मैंने आपको क्या बोला, कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन कुछ उसके पहचानने के नियम हैं। जैसे पर्वत जो होते हैं वो आसपास के भूभाग से बहुत तीव्रता से ऊंचाई लिए हुए होते हैं, उनके ढाल तीव्र होते हैं, उनके ऊपर जो शिखर होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, और जो वो क्या उसको बोलते हैं, उनकी ऊंचाई जो होती है आसपास की ऊंचाई से लगभग 600 मीटर ऊंचा होता है। यदि उससे कम है तो उससे फिर अलग पठार वगैरह कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं पर्वत के बारे में पठार के बारे में अलग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमने कुछ तथ्य यहाँ पर लिख इसलिए रखे हैं कि थोड़ा सा आप ध्यान दे रखें और मैं भी विषय से विषयांतर न हो जाऊँ। पढ़ाने के क्रम में होता बहुधा ये है कि आदमी पढ़ाते पढ़ाते कुछ और विषय पर चला जाता है। इससे विषय का जो विषयांतर होता है तो समय किल हो जाती है। तो इसलिए लिख देता हूँ। देखिए, भूपटल पर अनेक प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। देखिए, भूपटल पर, धरती पर जो पर्वत पाए जाते हैं बहुत तरह के पर्वत होते हैं। आप जो भारत में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि झारखंड में किसी और तरह के पर्वत हैं, लेकिन उत्तराखंड में किसी और तरह के, केरला में किसी और तरह के पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में किसी और तरह के, पूर्वी भारत में किसी और तरह के, या फिर विश्व स्तर पर देखें तो बहुत सारे ऐसे पर्वत दिखेंगे जो हिमालय से या दक्षिण भारत के पर्वतों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो इन्हीं सब पर्वतों को बांटा गया। इनके बांटने का जो आधार है ऊंचाई, निर्माण प्रक्रिया, निर्माण समय इत्यादि रखा गया है। तो ये जो पर्वत हैं इनको बांटा गया है। इनके बांटने का जो है आयु, मतलब कब ये पर्वत बने। बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो आज से 40 करोड़ साल पहले बने, और बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो आज से महज 3 करोड़ साल पहले बने, और कुछ ऐसे पर्वत हैं जो बन ही रहे हैं। हम आपको दिखेगा नहीं लेकिन बन रहे हैं।
स्थिति, निर्माण प्रक्रिया, बनावट आदि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अर्थात देखिए, पर्वत जो होते हैं इन सब दृष्टि अर्थात आयु, ऊंचाई, निर्माण प्रक्रिया इत्यादि दृष्टि से एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। अब देखिए भिन्नता कैसे समझ सकते हैं। जो हिमालय पर गए हैं वो हिमालय के पर्वत को देख सकते हैं, वैष्णो देवी गए होंगे या कहीं जम्मू कश्मीर गए होंगे या कहीं भी। वही व्यक्ति यदि सतपुड़ा के जंगलों में गया हो या दक्षिण भारत के इलाकों में गया हो तो वहाँ के पर्वतों को देख सकते हैं। इन दोनों में उन्हें जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। ये दोनों जो पर्वत हैं ये निर्माण के साथ साथ आयु में भी एक दूसरे से बहुत भिन्नता लिए हुए हैं। कैसे हैं आगे देखेंगे। देखिए, पर्वत को मुख्यतः 4 प्रकार के आधार पर रखा गया है या बांटा गया है, जो वैज्ञानिक भूवैज्ञानिकों ने। अभी देखिए, भूगोल में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सारे सिद्धांत हालांकि मान्यता पर नहीं, इनके पीछे परस्पर शोध हुए, लेकिन जो उपलब्ध संसाधन थे उन्हीं आधार पर ये शोध हुए हैं। तो उसके आधार पर इन्हें 4 प्रकार के श्रेणियों में रखा गया। कौन कौन है? पहला है आयु के आधार पर, अर्थात कुछ ऐसे पर्वतों, दुनिया के जो पर्वत हैं उनको आयु के आधार पर बांट दिया गया। दूसरा है ऊंचाई के आधार पर। बहुत सारे पर्वत, मैंने आपको क्या बोला, बहुत ऊंचा होते हैं, कुछ औसत ऊंचाई के होते हैं, कुछ निम्न ऊंचाई के होते हैं। तीसरा भौगोलिक व्यवस्था। अब देखिए, आप कहिएगा कि अरे भाई ऊंचाई तो समझ रहे हैं, क्या है, आयु तो समझ रहे हैं, ये भौगोलिक व्यवस्था क्या है? भौगोलिक व्यवस्था का मतलब होता है कि जब कोई पर्वत श्रृंखला एक दूसरे के समानांतर या एक दूसरे के बराबर में बनी हुई हो तो उसको भौगोलिक व्यवस्था कहा जाता है। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर है। आपने पढ़ा होगा ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, ये सब एक ही काल में बने हैं लेकिन एक समानांतर बने हुए हैं। इन्हें भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर कहा जाता है। चौथा होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति, अब कोई बोले कि इतना हो गया तो भाई उत्पत्ति क्या है, तो उत्पत्ति के आधार पर होता है। कुछ पर्वत जो होते हैं वो सागर से ऊपर चले आते हैं, कुछ पर्वत जो होते हैं भूखंडों के ऊपर नीचे आने के कारण हो जाते हैं, कुछ पर्वत जो होते हैं ज्वालामुखी के कारण ऊपर चले आते हैं। तो इसके आधार पर भी बांटा गया है और इसको भौगोलिक, क्या लिखा है जी, हाँ, उत्पत्ति, इसको उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। तो पर्वत जो है उन्हें 4 तरह से बांटा गया है। हम इन चारों को एक एक कर देखेंगे और समझेंगे कि ये क्या है, कैसे हैं और इसे परीक्षाओं में आपसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, तो देखते हैं आयु के आधार पर पर्वत कौन कौन है और ये कब बने। कौन कौन है का तो मैं थोड़ा थोड़ा ही लिखा हूँ, लेकिन कब बने ये मैं लिख दिया हूँ। और जो परीक्षाओं में ज़्यादा पूछता है उसकी प्रायिकता के आधार पर मैंने उनका नाम भी लिख दिया। तो देखिए, आयु के आधार पर पर्वतों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, आयु के आधार पर पर्वतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। कौन कौन देख लेते हैं। पहला है चरनियन पर्वत। ये पर्वत जो है आज से 40 करोड़ साल पहले बने। सोच सकते हैं कितने करोड़ साल पहले? 40 करोड़ साल पहले। चरनियन पर्वत कब बने हैं? 40 करोड़ साल पहले बने। ये जो पर्वत है विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक, विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में है। परीक्षाओं में जब पूछ दे कि निम्न में से आयु के आधार पर सबसे पुराना पर्वत कौन है, तो आपको समझ लेना है कि चरनियन पर्वत हैं और इनकी जो निर्माण है आज से 40 करोड़ साल पहले के आसपास हुई। अब देखिए, भारत में इसके जो उदाहरण हैं धारवाड़, छोटा नागपुर, अरावली तथा कुडप्पा के जो पर्वत हैं या पहाड़ियाँ हैं, ये इसी के समय में बनी हैं और ये उसके उदाहरण हैं। याद रखिए, चरनियन पर्वत। दूसरा है कैलिडेनियन पर्वत। कौन सा पर्वत? कैलिडेनियन पर्वत। इनका जो निर्माण है आज से 32 करोड़ साल पहले हुआ है। कितने करोड़ साल पहले? 32 करोड़ साल पहले। यानी कि जो पहला चरण था उसके 8 करोड़ साल बाद बना। और इसमें जो उदाहरण है अल्पेशियन पर्वत, यूरोप का स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड जो पर्वत हैं इसके उदाहरण हैं। और मैंने जो लिखा है इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछेगा, खास करके यूपी वाले जो परीक्षा होते हैं उनमें ये सब ज़्यादा पूछते हैं, उन्हीं को बहुत टेढ़ा टेढ़ा प्रश्न पूछना रहता है। तीसरा है हर्सिनियन पर्वत। हर्सिनियन पर्वत वो पर्वत है, मतलब इनका जो काल है वो 22 करोड़ साल पुराने पर्वतों को हर्सिनियन पर्वत कहा जाता है। अर्थात इस युग में इनका निर्माण हुआ है। और ये जो है ये
जो उदाहरण समझ लीजिए, इनके उदाहरण जो है ब्लैक फॉरेस्ट नामी पर्वत है, श्रृंखला है, ब्लैक फॉरेस्ट, पेनाइन इत्यादि जो है ये इसके उदाहरण हैं। अब देखिए, पर्वत जो बनते हैं वो एक खास सिद्धांत का पालन होता है। आप बोलेंगे कि अरे एगो 10 करोड़ साल बाद बना, एगो 5 नहीं, करोड़ साल से मतलब नहीं। पर्वत जो बनते हैं एक निश्चित प्रक्रम से बनते हैं। हालांकि वो प्रक्रम मैं बाद में बताऊंगा आपका, जो पर्वत निर्माण सिद्धांत है उसके आधार पे। अभी कथा कहानी सुनाने से फायदा नहीं है। अभी आप सीधा देखिए कि आयु के आधार पे 4 प्रकार के पर्वत हैं। एक ऐसे पर्वत जो कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन युग में बने हैं, वो विश्व के सबसे पुराने पर्वत हैं। भारत में छोटा नागपुर, धारबार, कुडप्पा इत्यादि के जो पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं या जो पर्वत मान सकते हैं, ये सब जो हैं वो उसी काल के। दूसरा है कैलिडेनियन पर्वत जो 32 करोड़ साल पहले बने। तीसरा है हर्सिलियन पर्वत जो आज से 22 करोड़ साल पहले बने। और तीसरा है अल्पाइन पर्वत। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछता है, या तो यहीं से पूछेगा ज़्यादा और नहीं तो फिर इससे ज़्यादा पूछेगा। अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन पर्वत वैसे पर्वतों को कहा जाता है जो आज से 3 करोड़ साल पहले बने थे और अभी भी बन ही रहे हैं। अब सोचिए कोई कहाँ बन रहे हैं, तो जो पर्वत बनते हैं, नदियाँ बनती हैं, समुद्र बनते हैं, उनका जो निर्माण होता है बहुत सूक्ष्म होता है। वो हम आपको नहीं दिखेगा। हमारी आपकी आयु होती ही कितनी है, 50 साल, 60 साल, 100 साल। पूरी मानव सभ्यता को जो हमें जानकारी है वो महज 5000 साल की, समझ रहे हैं, महज 5000 साल की। इतने ही साल में कहीं रेगिस्तान, कहीं क्या कहते हैं, घास के मैदान बन जाते हैं। तो जो किताबों में वर्णित है, तो पूरे पृथ्वी के काल में हमारी जो गणना है, हमारी जो आयु समझ है पृथ्वी की, लिखित या लिखित रूप से जो भी हमारे पास है, वो बहुत ही न्यून है। और ये जो काल गणना होती है, ये एक समय में जो उपलब्ध शास्त्र थे उन्हीं के आधार पर होती थी, जैसे जैविक अवशेष इत्यादि। आज तो बहुत तरह की विधियाँ आ गई, तो उसके आधार पर किया जाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति है और भी उन्नत पद्धतियाँ आ गई हैं, तो उन सब के आधार पर इनकी जो क्या कहते हैं आयु होती है वो गणना की जाती है। तो अल्पाइन पर्वत जो है, इसमें मुख्यतः बलित पर्वत आते हैं। अब बलित पर्वत क्या होते हैं आगे मैं बता दूंगा। अल्पाइन में सबसे ज़्यादा बलित पर्वत आते हैं और ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत भी हैं। बात समझ रहे हैं? जो अल्पाइन पर्वत पूछ देगा कि भाई दिन में सबसे ऊंचाई पर्वत आयु के आधार पर भी देखा जाए तो सबसे ऊंचे पर्वत किस में होंगे, तो अल्पाइन में होंगे। अब बोले कि इसमें क्यों होंगे, तो क्यों का एक कारण, अब ये बेचारा 40 करोड़ साल पहले बना था। नदियाँ, हवाएं, बर्फ इनको खुरच के तोड़ के नीचे कर दी होंगी। अब देख भी सकते हैं छोटा नागपुर के पर्वत थोड़ी, सब पठारियाँ हैं। आप अरावली में जाइए, पर्वत थोड़ी है किसी इस दृष्टि से, पहाड़ियाँ बच चुकी हैं, पठारियाँ बच चुकी हैं। ठीक वही हाल इनका है। ये इससे कुछ ऊंचा होगा, ये कुछ ऊंचा होगा, ये सबसे ऊंचाई लिए हुए। ठीक, तो ये आयु के आधार पे हमने पर्वतों को देखा। फिर से मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको यहीं से 1 नंबर में भी पूछेगा, या जो डिस्क्रिप्टिव लिखते होंगे उनके लिए भी सबसे ज़्यादा यहीं पे पूछेगा कि निम्न में सबसे पुराना पर्वत कौन है, तो चर्नियन पर्वत उदाहरण मैंने लिख रखा है। और सबसे नया कौन है, तो अल्पाइन पर्वत। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला। हाँ, तो अब देखते हैं ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को। आप बोलिएगा कि भाई ऊंचाई के आधार पर क्यों देखा जाता है, क्यों आखिर जब आयु के आधार पर देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, तो ऊंचाई के आधार पर क्यों, तो इसको जरूर देखना चाहिए या देखा भी जाना चाहिए। इसके पीछे कारण है, आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है तापमान में गिरावट होते जाती है। एक ऐसी ऊंचाई आती है जहाँ से तापमान 0 डिग्री के आसपास हो जाता है और फिर बर्फ़ पड़ने लगती है ज़्यादा ऊंचाई होने पर। उसके अलावा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है तो वनस्पति भी बदलते चले जाते हैं। बात समझ रहे हैं? वनस्पतियाँ भी बदलते चली जाती हैं। तीसरा जो है वो ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को इसलिए भी देखा जाता है कि कहीं वो जो पर्वत बने हैं वो जो दबाव उन पर पड़ा है तो उस दबाव में वो कहाँ ऊंचाई तक को प्राप्त कर पाए। ये इसलिए भी अध्ययन महत्वपूर्ण होता है कि मान के चलिए कि कोई एक बलित पर्वत है, ठीक है, और कोई पुराना ऐसा पर्वत है जो बलित पर्वत नहीं है। जैसे मैंने अभी आयु के आधार पर जो बताया वो चंदियन पर्वत है, वो बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, या होंगे तो क्या कहते हैं वो घिस गए होंगे, लेकिन बलित पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं। तो आखिर ये ऊंचाई क्यों प्राप्त होती है, तो
उसके अध्ययन के लिए इसको ऊंचाई के आधार पर भी बांटा गया। तो देखिए, ऊंचाई के आधार पर भी पर्वतों को 4 तरह से बांटा गया है। एक होता है निम्न पर्वत, इन्हें पर्वत नहीं पहाड़ियाँ कहेंगे। यह जो होते हैं 2000 से 3000 फुट ऊंचाई लिए होते हैं। FT हमने शॉर्ट में फुट को FT लिख दिया है। दूसरा होता है कम ऊंचे पर्वत। कम ऊंचे पर्वत जो होते हैं वो 3000 से 4500 फुट ऊंचाई लिए हुए होते हैं। एक होते हैं साधारण ऊंचे पर्वत। साधारण ऊंचे पर्वत यह 4500 से 6000 फुट की ऊंचाई लिए हुए होते हैं। और फिर अगला होता है अधिक ऊंचे पर्वत, यानी कि सबसे ऊंचे पर्वतों को इनमें रख सकते हैं जो 6000 फुट से अधिक ऊंचाई के लिए होते हैं। एक चीज़ और कि जब आप हिमालय क्षेत्र में घूमने के लिए जाते होंगे या जितने भी भारत के धार्मिक स्थलों को देखेंगे तो वो देखिएगा कि वे खास ऊंचाई तक ही रहते हैं। उस ऊंचाई के ऊपर फिर नहीं उठ पाते, नहीं जाते हैं या नहीं बनाए गए। क्यों? क्योंकि वहाँ मानव के रहने योग्य परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। वहाँ कोई भी जीव नहीं पनप सकते हैं, वहाँ पे कोई भी जंतु नहीं होते हैं। तो इसीलिए पर्वतों को ऊंचाई के भी आधार पर रखा जाता है, देखा जाता है। हालांकि मैंने ये चीज़ आपको समझने के लिए बताया, पर्वतों को ऊंचाई के आधार पर बांटा किया। अब आगे देखते हैं उनके उत्पत्ति के आधार पर। हाँ, तो अब देखते हैं इसमें अगली जो थी उत्पत्ति नहीं, भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर। अब देखिए भौगोलिक व्यवस्था क्या है। बहुत अब ये होता है कि एक जो पर्वत होते हैं वो एक के समानांतर एक के समानांतर एक के समानांतर स्थित होते हैं। बहुधा ये होता है कि पर्वत एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, चारों ओर गोल गोल फैला रहेगा। कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं, श्रृंखलाएं होती हैं या कुछ मेखला होते हैं ऐसे, जहाँ कुछ पर्वत बहुत ऊंचे रहेंगे, कुछ पर्वत औसत ऊंचाई के रहेंगे। तो इन सब को वर्गीकृत किया गया। तो ये जो वर्गीकृत किया गया है वो उनके उत्पत्ति, ऊंचाई इत्यादि को और उनके जो उनके बीच की जो दूरियां हैं उस चीज़ को लेकर के वर्गीकृत किया गया। अर्थात जब भी आपके मन में सवाल उठाया कि भाई ये पर्वतों को भौगोलिक आधार पर क्यों वर्गीकृत किया गया है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो पर्वत उत्पन्न होते हैं उनके बीच में कुछ भौगोलिक स्थितियों में अंतर आने लगता है। तो इसलिए उस अंतर को दूर करने के लिए उनको एक एक वर्ग में रखा जाता है, ताकि मान के चलिए कि फला पर्वत का नाम आए तो समझ में आए कि ये चीज़ में आता है। मान के चलिए कि कोई बोले पर्वत तंत्र और कोई बोले पर्वत श्रृंखला, ये दोनों में डिफरेंस होता है। कोई बोले पर्वत तंत्र और कोई बोले पर्वत श्रृंखला, तो उसमें अंतर होगा। क्या अंतर होगा? वही चीज़ ये भौगोलिक वर्गीकरण में बताया जाता है या समझा जाता है। इसको देख लेते हैं। तो इसको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। हालांकि एक और होता है एकाकी पर्वत, जो बहुधा नहीं पाया जाता है। एकाकी पर्वत वैसे पर्वत को कहा जाता है जो सिर्फ एक ही हो। तो ऐसा बहुत रेयर केस है। तो देखिए पर्वत समूह, पहला क्या है? पर्वत समूह। याद रखिए ये जो लिखा हुआ है ये परिभाषा। भूगोल में जब आप शब्द को देखें कि कहीं पे लिखा हुआ है पर्वत समूह, तो उसके आधार पर आप क्या अनुमान लगाएंगे? तो देखिए पर्वत समूह कहता है इसमें विभिन्न काल एवं विधियों से, यानी कि विभिन्न काल एवं विभिन्न विधियों से बनी पर्वतमालाएं, पर्वत क्रम एवं पर्वत श्रेणियां सम्मिलित होती हैं। अर्थात कोई कुछ सी काल में उत्पन्न हुआ है, कोई किसी काल में उत्पन्न हुआ है, कोई ऊंचाई लिए हुए है, कोई कुछ ऊंचाई लिए हुए। तो इन सबको मिला करके जो बांटा जाता है, रखा जाता है, उसको पर्वत समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्वत समूह बोला जाता है। याद रखिएगा विभिन्न काल, विभिन्न श्रेणियां को जो मिलाकर पर्वत बनेंगे, समूह बनेंगे, उन्हें पर्वत समूह बोला जाता है। तो सब अगली बार से जब भी आप किताबों में पर्वत समूह देखेंगे तो इतना ध्यान रखेंगे कि इसमें वो पर्वत शामिल हैं जो भिन्न भिन्न काल में बने हैं, भिन्न भिन्न श्रेणियों में हैं, और इनको एक समूह में रखा गया है। और इनके जो वर्गीकरण है मैंने लिख रखा है, पर्वत विभिन्न काल में बनी पर्वतमालाएं, क्रम एवं पर्वत श्रेणियां शामिल होती हैं। अगला है पर्वत तंत्र। किताबों में बहुत बार आपने देखा होगा कि पर्वत तंत्र क्या है। तो पर्वत तंत्र कहता है कि पर्वत तंत्र एक ही काल और एक ही पर्वत से निर्मित अनेक पर्वत श्रेणियों एवं वर्गों से बना होता है। अर्थात जब पर्वत तंत्र लिखा हुआ है तो वो एक ही काल में बने होंगे। किस काल में? एक ही काल में बने होंगे। हालांकि उनमें श्रेणीवार अंतर होगा, वर्गवार अंतर होगा, लेकिन वो एक ही काल में बने होंगे। तो अब
आपको जब किताब भूगोल का पढ़ेंगे या भौगोलिक लेख पढ़ेंगे तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि पर्वत समूह जब बोला गया तो क्या हुआ, पर्वत तंत्र जब बोला हुआ तो क्या हुआ। अब देखिए अगला है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी क्या कहता है कि जब एक ही प्रकार से बने हुए, याद रखिए एक ही प्रकार से बने हुए समान आयु के पर्वत, अनेक पर्वत एक लंबी तथा संकरी पट्टी में व्यवस्थित होते हैं तो इन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। अब देखिए बहुतों बार ये होता है कि पर्वत जो होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इनके बीच में बहुत संकरा जगह रहेगा और एक ही प्रकार से बनते हैं। क्या बनते हैं? एक ही प्रकार से बनते हैं और हाँ एक ही प्रकार से बने होते हैं तथा इनकी आयु भी लगभग समान होती है, तो इनको क्या कहेंगे? पर्वत श्रेणी बनेंगे और इनके बीच में जो है संकरा जगह रहेगा। आपने देखा होगा हिमालय जब पढ़ेंगे, हिमालय को जो जानते हैं समझते होंगे कि बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, तो ये सब एक ही तरीके से बने हुए हैं और इनका जो काल है लगभग एक ही है, तो इनके बीच में बहुत संकरा पट्टी पाया, आप खोजने जाइएगा तो संकरा पट्टी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उस संकरा पट्टी पाया जाता है, तो इसे पर्वत श्रेणी बोला जाता है। अगली बार से जब आप पर्वत श्रेणी आप अपने किताबों में या कहीं पर देखेंगे तो समझिएगा कि एक ही काल और एक ही क्रम में बने हुए ऐसे पर्वतों का समूह है जिनके मध्य में कुछ हल्की संकरी भूभाग पाए जाते हैं। तीसरा है पर्वत वर्ग। क्या है? पर्वत वर्ग। पर्वत वर्ग कहता है कि यह कई पर्वतों से मिलकर बनते हैं परंतु इनमें कोई व्यवस्था नहीं होती, यानी कि पर्वत वर्ग में के समूह में वैसे पर्वतों को रखा जाता है या वैसे पर्वत होते हैं जो पर्वत तो होते हैं लेकिन ये व्यवस्थित रूप से नहीं होते, अर्थात ये कोई किसी दौर में बना, कोई किसी दौर में बना, कोई किसी प्रकार से बना, कोई किसी प्रकार से बना, तो जो जिसको डिफाइन न कर पाए यानी परिभाषित रूप से ऐसे न देखा जाए या वहाँ पर संभव नहीं हो तो उनको एक नाम दे दिया गया है। क्या चीज़? पर्वत वर्ग। अब है पर्वत कटक। क्या है ये? पर्वत कटक। देखिए पर्वत कटक उसको कहा जाता है कि जब बलन या भ्रंशन से मेहराब जैसा कोई पहाड़ बन जाए, पर्वत बन जाए तो उसे पर्वत कटक बोला जाता है। ठीक। अगला है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला को देख लिया। उत्पत्ति एवं आयु की दृष्टि से असमान पर्वत जब लंबी एवं संकरी पट्टी के रूप में हो तो इसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पर्वत श्रेणी पढ़ा था, यहाँ पे हमने क्या कहा था? पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें क्या आपको अंतर है? यहाँ पे समान आयु लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे असमान हो, आयु की दृष्टि से असमान है, यानी कि जब आयु की दृष्टि से समान हो तो पर्वत श्रेणी है, आयु की दृष्टि से समान नहीं हो तो उन्हें पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। ठीक है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन कहीं ना हो। पर्वत समूह, पर्वत समूह देखिए पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें विभिन्न काल एवं विधियों से बनी पर्वतमालाएं पर्वत क्रम एवं पर्वत श्रेणियों में होती हैं और इन्हें पर्वत समूह कहा जाता है। इनका सर्वोत्तम उदाहरण कार्डिलेरा पर्वत है जो ब्रिटिश कोलंबिया में पाया जाता है। दूसरा है पर्वत तंत्र। पर्वत तंत्र वैसे पर्वत तंत्र को कहा जाता है, माने पर्वतों के समूह को कहा जाता है जो एक ही काल में बने हैं और एक ही प्रकार के पर्वत से बनते हैं और विभिन्न माने भिन्नता रखेंगे लेकिन वो एक समान दर्शाते हैं। अल्पेशियन पर्वत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, ये पूछ सकता है। ठीक है, हालांकि हम जहाँ पे प्रश्न पूछते हैं हमने देखा है प्रैक्टिस सेटों में जब हम पढ़ा करते थे आज भी, तो जो चीज़ लगता है कि ये परीक्षाओं में बार बार पूछती है और एक कन्फ्यूज़न लिए होते हैं और विद्यार्थी को बहुधा इसकी समझ में मतलब कन्फ्यूज़न हो जाता है। समझ ना हो ऐसा तो नहीं होता है लेकिन कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, इसलिए मैं वहाँ पे दोहरा देता हूँ कि परीक्षाओं में पूछता है। अगला है पर्वत वर्ग। पर्वत वर्ग होता है यह एक ही पर्वत या कई पर्वतों से मिलकर बनते हैं परंतु इनमें कोई व्यवस्था नहीं होती है। अब है पर्वत कटक और पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला और पर्वत श्रेणी में हमने आपको अंतर बताया कि पर्वत श्रेणी जो होते हैं समान आयु वाले होते हैं, पर्वत श्रृंखला जो होते हैं वो असमान आयु वाले होते हैं। अब देखिए, अब समझिए बात को कि हमने ये चीज़ को क्यों पढ़ा। तो जब आप भूगोल पढ़ते हैं, भौगोलिक लेख पढ़ते हैं या भूगोल एज ए विषय आप मेंस में चुनते हैं तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। मान के चलिए कि आप इंटरव्यू देने हैं और आपने से पूछ दिया कि भाई पर्वत समूह किसे कहेंगे, आपको नहीं आती है तो क्या जवाब देंगे? साधारण सा चीज़ है। इसके अलावा मान के चलिए कि आप मेंस पेपर देने गए हैं, वहाँ पे जीएस आपको परिभाषा पूछ दिया गया कि भाई पर्वत समूह, पर्वत वर्ग एवं पर्वत श्रेणियों को लिखें 60 शब्दों में, 100 शब्दों में, 20 शब्दों में, जो भी शब्द हो। 2 अंक का प्रश्न है, 4 अंक का प्रश्न है, उसको आपको लिखना है। तो आप नहीं लिख पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
इसीलिए हमने इसको अलग से लिख रखा है ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। अब पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पे। हाँ, तो अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे, इसको समझ लें। उत्पत्ति के आधार पे जो पर्वत होते हैं उनको भी मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वलित पर्वत, ये संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हैं और सबसे नए पर्वत भी हैं। दूसरा है भ्रंश अथवा खंड पर्वत। तीसरा होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। चौथा होते हैं अवशिष्ट पर्वत। अब एक एक करके समझ लेंगे। कहता है वलित पर्वत, यह पर्वत तलछटी चट्टानों में मोड़ से बनते हैं। इनकी रीढ़ ग्रेनाइट चट्टान होती है, इसके ऊपर रूपांतरी चट्टान एवं सबसे ऊपर अवसादी चट्टान होते हैं। देखिए कैसे बनते हैं। मान के चलिए कि यह समुद्र है, ठीक है, समुद्र तो होता ही है, तो उसके नीचे कुछ मलबा जमा हो रहा है। अब समुद्र है तो मलबा जमा ही होगा नदियों के द्वारा, ठीक है ना। कालांतर में इस पर भौगोलिक दबाव पड़ा है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये क्या होंगे कि ये ऊपर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। जब दबाव पड़ेगा, दबाव 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 जब दोनों ओर से पड़ेगा तो ये वलित हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो जब ऊपर जाएंगे तो ये पहाड़ बन जाते हैं। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का ही उदाहरण है, हमने लिख रखा है। अल्पस पर्वत वलित पर्वत का ही उदाहरण है। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो सकता है कि भाई ये कैसे समझेंगे कि ये समुद्र में ही बने हैं। तो इसको हमने लिख रखा है कि इनका रीढ़ जो होता है ग्रेनाइट चट्टान, अर्थात इनके नीचे में ग्रेनाइट चट्टान होती है, इसके मध्य में रूपांतरित चट्टान होता है और सबसे ऊपर में अवसादी चट्टान होते हैं। कौन से चट्टान होते हैं? अवसादी चट्टान होते हैं। इसी से समझ में आता है कि वो अवसाद से बने हुए हैं। और साथ ही इनके जो ऊपरी भाग होते हैं, मतलब ऊपरी जो चट्टान होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, उसमें समुद्री अवशेष पाए जाते हैं। घोंघा या समुद्र में रहने वाले वैसे जीव जो जिनकी अस्थियां कुछ मजबूत होती हैं, इन जगहों पर पाए जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो सागर तल के नीचे हुई है, गहरे समुद्र में नहीं, सागर तल के नीचे हुई है। हालांकि एक ही कारण मैंने बताया, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वलित पर्वत है। वलित मतलब क्या हो गया कि वलन के द्वारा, अर्थात दोनों, ये समुद्र था, मान के चलिए समुद्र है, समुद्र में नदियां आ रही हैं, यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो अवसाद है जमा हो रहा है। ये धीरे धीरे जब दोनों ओर से दबाव पड़ा, इधर से भी इधर से भी, तो ये ऐसे हो जाती है। ऐसे 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 होते होते ये ऐसे चली गई, ऊपर उठ गई, ठीक है। तो ये जो ऊपर उठ गई यही पहाड़ है। और ये कौन सा जगह ऊपर उठा, अर्थात जो समुद्र के नीचे था, जो तल के नीचे था, वो धीरे धीरे ऊपर उठा है और सबसे ऊपर उठ गया। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा, यदि उसके कुछ नीचे जाए तो समुद्र के अंदर के अवशेष होंगे, है ना। समझने वाली बात। अब देखिए अगला है भ्रंश अथवा खंड पर्वत। वलित पर्वत समझ लिए। अब देखिए इसको हटा देते हैं, समझने में थोड़ा आसानी होगा। भ्रंश अथवा खंडित पर्वत। भ्रंश अथवा खंडित पर्वत किसको कहेंगे? इसका निर्माण ऐसे होता है कि जब कोई पर्वत श्रृंखला पर्वत तब उत्पन्न होती है जब उसके आसपास के भूभाग हट जाते हैं या आसपास के भूभाग उसको दबाव देते हैं, वो ऊपर उठ जाता है, तो उसको फिर भ्रंश या खंड पर्वत कहते हैं। ये ऐसे होगा, ऐसे कोई जगह है, ऐसे, ठीक है, ऐसे अचानक ये जगह नीचे हो गया, ये ऐसे आ गया, ये भी ऐसे आ गया, तो ये बच गया ऊपर वाला में, तो ये भ्रंश पर्वत बन गया। इनके जो ढाल होते हैं बहुत तीव्र होते हैं और ये थोड़ा चौड़े होते हैं, याद रखिएगा। भ्रंश पर्वत के निशानी होता है, इसको शायद होस्ट बोला जाता है ऊपर वाले को। कभी कभी ये क्या होता है कि इलाका ऐसे रहेगा, इधर से दबाव पड़ेगा, इधर से दबाव पड़ेगा, तो ये इलाका टोटल ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये भ्रंश पर्वत बन गया। भ्रंश पर्वत के पहचानने का एक ही नियम होता है कि इसके जो ऊपर के जो क्षेत्र होते हैं वो थोड़ा चौड़े होते हैं, ढाल जो होते हैं बहुत तीव्र होते हैं। भारत में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा और साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज जो है ये भ्रंश पर्वत के ही उदाहरण है। अब आपसे परीक्षाओं में जब पूछे कि विंध्याचल पर्वत किसका उदाहरण है, तो भ्रंश के उदाहरण। भ्रंश पर्वत मतलब हो गया कि मान के चलिए कि हम ये एक ऐसे इलाका है, ठीक है, दोनों तरफ से दबाव पड़ गया तो एकाएक ऊपर उठ जाएगा, ऐसे रहेगा, चौड़ा रहेगा, ये तीव्र ढाल वाले होंगे, लेकिन ऊपर का जो क्षेत्र होगा चौड़ा होगा, तो इसे भ्रंश पर्वत बोला जाता है। और ऊपर का जो इलाका होता है उसको होस्ट बोला जाता है। अगला है ज्वालामुखी पर्वत। देखिए ये एक साधारण सा चीज है, ज्वालामुखी से जो निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं और इसे संग्रहित पर्वत भी कहा जाता है।
हमने इसको लिख रखा। इसे क्या कहते हैं? संग्रहित पर्वत भी, या संचयित अथवा संग्रहित। संचयित और संग्रह दोनों एक ही चीज है, पर्वत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जो समझिए। मान के चलिए कि धरती है, यहाँ से लावा निकला बहुत तीव्रता से, लावा, और ये ऐसे फूट गया, ठीक है। तो फूटा तो यहाँ गिरा, यहाँ पर गिरेगा, ये ऐसे ऐसे करके गिरेगा, ये तो गिरेगा तो ये पहाड़ बन गया। तो चूंकि ये संग्रह से बने, इसमें लावा, राख, चट्टान इत्यादि संग्रह होते हैं, इसलिए इनको संग्रहित पर्वत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संग्रहित पर्वत भी बोला जाता है। अर्थात ज्वालामुखी से बने हुए पर्वतों को संग्रहित पर्वत बोला जाता है। और परीक्षाओं में जब जाएंगे तो जब भी आपको चाइना, जापान और फिलीपींस इलाकों के जो पहाड़ों के बारे में पूछे तो वो उसी से बने होते हैं। अगला है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जिनका निर्माण अपर्दन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अपर्दन के द्वारा। अपर्दन। अब देखिए भाई बोले कि भैया ये अपर्दन के द्वारा कैसे निर्माण हो सकता है? होगा हवाओं के चलने से, नदियों के द्वारा, हिमनद के द्वारा भूभाग का अपर्दन कर दिया जाता है। अर्थात मान के चलिए कि कोई एक जगह है, ऐसे मेरा हाथ देख लीजिए, ये जगह है, यहाँ से नदियाँ बार बार बह रही हैं, तो नदियाँ जब बहेगी तो इसको गड्ढा कर दे, पूरे इलाके को गड्ढा कर देगी। तो ये 2 उंगलियाँ जो मेरी हैं ऊपर ऊंची बच रह गई, तो ये इसी को पर्वत अब बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हवा के द्वारा भी हो सकता है, ऐसे ही हिमनद के द्वारा भी हो सकता है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, भारत में पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ इत्यादि जो हैं, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। परीक्षाओं में जब आपसे पूछे कि निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, तो याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, राजमहल और क्या है, पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं ये अवशिष्ट। ऐसे भी याद रखिएगा, अवशिष्ट मतलब होता है बचा खुचा, जो बच गया, ठीक है। यानी कि अपर्दन के बाद जो ऊंचा क्षेत्र बच गया उसे अवशिष्ट कहेंगे, और ये जो अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण है। तो साथियों, ये था हमारा पर्वत पर आधारित वीडियो। मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि जब भी आप पढ़ें, मानक बुक पढ़ें, किताबें पढ़ें, और खाली समय में हमारे जैसे लोगों की वीडियो देखते रहें ताकि समय अच्छा कटे। और एक चीज़ कि जब भी आप पढ़ें, भूगोल जब भी पढ़ें, तो आसपास के इलाकों से, आसपास के क्षेत्रों से, या आप जहाँ गए हैं उनको अपने मन स्थिति में जरूर लाएं, ताकि उदाहरण से भूगोल समझने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।